गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो हमारा पेपर है उसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है हिंसा के मोर्चे अर्थात फ्रंटियर्स ऑफ द वायोलेशन, अर्थात हिंसा के कौन कौन से मोर्चे हैं जो समाज के लिए बहुत घातक हैं, बहुत ही नुकसानदेह हैं। इसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं हिंसा के मोर्चे क्या हैं। अर्थात हिंसा के मोर्चे से आशय या इसका अर्थ होता है कि समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयां, जो समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बुराइयां या विसंगतियां समाज में आ जाती हैं, जिसकी वजह से समाज में अव्यवस्था के साथ साथ हानिकारक अवधारणाओं का जन्म होता है, जो हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देती हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। हिंसा के मोर्चे से आशय ये है कि समाज में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां आ जाती हैं, जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण हानिकारक गतिविधियां समाज में देखने को मिलती हैं, जो समाज के लिए बहुत ही कष्टकारक होती हैं, बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं समाज में व्याप्त इन अव्यवस्थाओं से ही हिंसात्मक गतिविधियों का जन्म होता है। अर्थात वर्तमान समय में जातिवाद, लिंग भेद के साथ साथ तमाम बुराइयां हैं, जैसे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, ये अनेकों बुराइयां हैं, जिसकी वजह से तमाम मोर्चों पर देखा जाता है, तमाम अवसरों पर देखा जाता है कि समाज में हिंसा होती है और इसके जो दुष्परिणाम होते हैं बड़े भयावह होते हैं। इस प्रकार से हिंसा के मोर्चों के अनेकों रूप हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इनके हिंसा के मोर्चे क्या हैं। तो इसमें पहला तो है जाति। पहला मोर्चा है हिंसा के मोर्चे के स्वरूप देख लेते हैं। हिंसा के मोर्चे के स्वरूप या प्रकार। हिंसा के मोर्चे अनेकों प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो भयावह होता है तत्कालीन जिसका परिणाम है वो है जातिवाद। तो नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट करके लिख देते हैं जातिवाद। ठीक है, इसमें देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि जातिवाद क्या है। तो ये कैसी बुराई है और ये कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। तो हम समझते हैं कि जितना पुरानी व्यवस्था हमारे भारत देश में जातिवाद के संबंध में रही है, उतनी पुरानी व्यवस्था विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती है। अर्थात जातीयता की जड़ें भारत में जितनी प्राचीन हैं, उतनी किसी भी देश के अंदर नहीं रही हैं। जातिवाद क्या है? जातिवाद का तात्पर्य यही है कि किसी भी व्यक्ति का उस समाज के जिस समाज में रह रहा है उस समाज की किसी विशेष जाति में जन्म होना, उस व्यक्ति को उस जाति का माना जाता है। अर्थात जातिवाद से तात्पर्य है किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष जाति में जन्म लेना और उसके द्वारा उस प्रकार की अवधारणाओं को परिपोषित करना, उनका प्रदर्शन करना, ही जातिवाद कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग भारत में प्राचीन काल की बात करते हैं। भारत में प्राचीन काल में कार्य पद्धति के आधार पर या कर्मों के आधार पर या पेशे के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें चार वर्णों में संपूर्ण भारतीय जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विभाजन किया गया था। पहला था ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। कालांतर में देखने को मिलता है कि इन वर्णों में लाखों जातियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि समय के साथ साथ इनमें विभिन्न जातियों का उदय होता चला जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो जातिवाद है और जो जातियां हैं एक विशाल रूप में, एक बहुत बड़े तबके के रूप में अपना स्थान, अपना महत्व स्थापित कर लेती हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं। इस प्रकार से इन जातियों के अंदर भी तमाम तरीके की उपजातियों का, इन वर्णों के अंदर तमाम तरीके की उपजातियों का विभाजन हो जाता है और जो वर्ण व्यवस्था थी
उसमें भी जो मैंने बताए थे क्षत्रिय, पहली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण वर्ण था वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, सबसे बुद्धिमान तब का माना जाता था और शिक्षा के क्षेत्र में उसकी जो भूमिका थी बड़ी अग्रणी थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर था उनका क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य होता था देश की सीमाओं की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और कभी भी किसी भी स्थिति में राज्य पर, जिस राज्य में वो रहता था उस पर आक्रमण होने की स्थिति में उस देश की रक्षा करना। तीसरा था वैश्य। वैश्य में तात्पर्य ये था कि जो भी वैश्य वर्ग के लोग थे, वैश्य वर्ण के लोग थे, उनका काम होता था पालन पोषण करना, आजीविका के लिए तमाम प्रयास करना। और चौथा तबका होता था शूद्र। शूद्रों का कार्य होता था इन ऊपर वाले तीनों वर्गों की सेवा करना, अर्थात उनकी सेवा में संलग्न रहना। इस प्रकार से इन जातियों, इन वर्णों में भी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में भी तमाम जातियों का उदय हुआ और एक स्थिति देश में ये आ गई कि आज इसने जातिवाद ने, ये जाति व्यवस्था ने देश में अपना ऐसा पंजा फैलाया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अर्थात जातिवाद का प्रभुत्व पूरे देश पर हावी है और इसके दुष्परिणाम आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम जातिवाद को समझ गए हैं। अब जातिवाद के अंदर भी क्या स्थिति देखने को मिलती है कि ये इसके तमाम रूप हैं और हम सबसे पहले देखते हैं ये किस प्रकार से, एक और स्थिति समझते हैं कि जातिवाद की जो स्थिति है बड़ी भयानक है। जातिवाद से तात्पर्य ये है तमाम जातियों, देश आज़ाद होने के बाद जिस वक्त देश आज़ाद हुआ उस समय अंग्रेजों ने एक चाल चली और बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि उन्होंने देश को फूट डालो और राज करो की नीति पर देश पर शासन किया था और ये नीति उन्होंने बदस्तूर जारी रखी। जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम रियासतें ऐसी थीं जिनको उन्होंने अधिकार प्रदान किए कि चाहे तो अपने राज्य को भारत में विलय कर लें, ना चाहे तो अपने राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार से जातीयता की जो भावना थी, जो सांप्रदायिकता की भावना थी, वो उन्होंने भारत के मानस पर स्थायी रूप से छोड़ रखी थी। इस प्रकार से जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कोशिश की, उसके साथ साथ तमाम ऐसे देश के कर्णधार थे जिन्होंने जातीयता को अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया। अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो जातियों में आपस में उन्होंने टकराव करने की कोशिश की। आज भी ये स्थिति बदस्तूर जारी है कि वो जब भी इलेक्शन होते हैं तो जातीयता का उसमें समीकरण देखा जाता है, किस जाति का व्यक्ति है और किस जाति में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी वोट उस समुदाय के हैं, उसी हिसाब से सीटों का आवंटन भी किया जाता है। इस प्रकार से जातीयता को भारतीय राजनीति ने एक स्थायी चोला पहना दिया है जो देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। अब समझते हैं जातिवाद के क्या दुष्परिणाम हैं, वो देख लेते हैं। जातिवाद के दुष्परिणाम ठीक है, इसको देखते हैं कि जातिवाद से देश को क्या हानि होती है। तो पहला तो ये है, जातिवाद एक मीठे जहर के रूप में है। नंबर एक, जातिवाद एक मीठे जहर के रूप में, तो इससे समझ लेते हैं ये क्या है, इसका आशा क्या है और इसका क्या समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जातिवाद देखने में, जातिवाद सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से इसको अनुभव किया जाए तो किसी भी जहर से कम नहीं है। हम इसका एग्जांपल देते हैं कि जातियों के आधार पर जो आरक्षण मिला हुआ है, जब व्यक्ति जाति के आधार पर आरक्षण प्राप्त करता है तब तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं होता है उनके मन में सरकार के प्रति विद्रोह की भावना आ जाती है। अर्थात जब एक पहलू तो ये था कि उनको आरक्षण का लाभ मिल गया और जब
इन्हीं जातियों के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है तो उनको बहुत चीज़ें सालती हैं, बहुत चीज़ें काटती हैं, कचोटती हैं या कष्ट देती हैं। इस प्रकार से जो जातिवाद है निश्चित रूप से एक धीमा और मीठा जहर है जो देखने में या सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। जब जातियों के मध्य टकराव होता है तो निश्चित रूप से हिंसा अपने उच्चतम रूप पर होती है और इस प्रकार की हिंसा को दबाना आसान नहीं है, इसको समाप्त किया जाना आसान नहीं है। इस प्रकार से पहला हुआ। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, यहाँ से लिख देता हूं मैं। दूसरा है वो है जातिवाद भेदभाव के रूप में। जातिवाद भेदभाव के रूप में, भेदभाव के रूप में, इसको समझेंगे पहले। रूप में ये क्या है? जातिवाद से एक भेदभाव रूपी जो व्यवस्था होती है उसका जन्म होता है, क्योंकि जो जातियां होती हैं उनके अंदर श्रेष्ठता की भावनाएं और जो जातियां निम्न होती हैं उनके अंदर हीनता की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार से जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं, उच्च जातियों के लोग होते हैं, वो निम्न जातियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिससे निम्न जातियों के मन में हीनता की भावनाएं निश्चित रूप से आती हैं। जब इस प्रकार से इनके अंदर भेदभाव की स्थिति बढ़ती है, उनके अंदर हिंसात्मक तनाव होता है, वो भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से हिंसा समाज में देखी जाती है। इस भेदभाव के कारण इसका जो दुष्परिणति होती है, इसका जो दुष्परिणाम होता है वो हिंसा के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट देखेंगे वो है जातिवाद नंबर 3, जातिवाद अस्पृश्यता या छुआछूत। जातिवाद छुआछूत के रूप में इसको समझेंगे। जातिवाद जो भी जातिवादी भारत के अंदर व्यवस्था है उसके द्वारा हमें देखने को मिलता है उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के लोगों से घृणा करते हैं, उनको उनके साथ जो भी जो रूप मिलता है वो बराबरी का नहीं होता और उनसे भेदभाव के साथ साथ उनको साथ बिठाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ रहन सहन भी वर्जित समझते हैं। इस प्रकार से भारत में जातिवादी व्यवस्था से छुआछूत का जन्म मिला है और इस छुआछूत की वजह से जो निम्न जातियां होती हैं उनके अंदर जो भाव होते हैं हीनता के भाव पैदा होते हैं जो उनके विकास के लिए बाधक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से उच्च जातियों और निम्न जातियों के अंदर इस प्रकार की भावना समाज के लिए बड़ी घातक होती है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। चौथा है वो है जातिवाद आरक्षण व्यवस्था के रूप में। जातिवाद आरक्षण व्यवस्था के रूप में। आरक्षण व्यवस्था के रूप में जातिवाद आरक्षण व्यवस्था के रूप में इसको समझ लेते हैं। ये क्या है? भारत के अंदर आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की गई है वो जातीयता के आधार पर लागू की गई है, अर्थात व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्टेटस के साथ साथ व्यक्ति की जाति भी आरक्षण व्यवस्था का मूल आधार है, अर्थात व्यक्तियों को जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता है वो तो बहुत खुश हो जाती हैं, वो तो बहुत लाभान्वित महसूस करती हैं, और जिन जातियों को आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता वो जातियां स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती हैं, स्वयं को पिछित महसूस करती हैं, जिसकी वजह से समाज में टकराव देखने को मिलता है। तमाम तरह के आंदोलन, तमाम तरीके के सम्मेलन और तमाम तरीके की हिंसाएं आरक्षण की वजह से देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वो है पांचवा जातिवाद जातिगत सत्ता के रूप में। जातिवाद जातिगत
शत्रुता के रूप में, शत्रुता के रूप में, सॉरी, शत्रुता के रूप में, इसको समझते हैं जातिवाद के कारण ही समाज के अंदर या उस देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, राज्य के अंदर सत्ता की भावनाएं देखने को मिलती हैं। मैंने बताया जिन व्यक्तियों को जातिता के आधार पर या जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल जाता है वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं, उनकी पूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जिन व्यक्ति जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता उन जातियों के अंदर निराशा की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, वो सरकारों को कोसती हैं और उन जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वो जातियाँ, उच्च वर्ग की जातियाँ क्या करती हैं, वो जातियाँ निम्न जातियों से अर्थात आरक्षण की व्यवस्था में आने वाली, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली जातियों से क्या करती हैं, शत्रुता की भावनाएं बना बैठती हैं, उनके अंदर उनके खिलाफ विद्रोह की भावना हो जाती है। इस प्रकार से स्थायी रूप से समाज में जातिगत व्यवस्था से शत्रुता की भावनाएं या दुश्मनी की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है अभिभावकों का जातिगत दृष्टिकोण। अभिभावकों का छठवां देखेंगे, अभिभावकों का जातिगत दृष्टिकोण। अभिभावकों का जातिगत दृष्टिकोण, इसको समझते हैं जो भी गार्जियन होते हैं, जो भी संरक्षक होते हैं, उनका क्या है, अपने बच्चों के लिए जो भी उनके बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे निम्न जाति के या जो भी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उन बच्चों के साथ खेलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यदि कोई ब्राह्मण जाति का बच्चा है वो एससी के किसी बच्चे के साथ, जैसे मैतर है, धोबी है, तेली है, धानुक है, इस प्रकार की जातियों के बच्चों के साथ जब खेलता है तो उनके माँ बाप को बुरा लगता है और उन बच्चों के साथ खेलने से उनको रोकते हैं, उनके साथ मित्रता करने से रोकते हैं और उनको ये बताते हैं कि ये इन जातियों के साथ हम आपको नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये निम्न जातियाँ हैं, ये हे जातियाँ हैं, ये छोटी जातियाँ हैं। इस प्रकार की भावनाओं को वो प्रारंभिक काल से ही छात्रों के मन में बिठा देते हैं, अपने बच्चों के मन में बिठा देते हैं और ये कालांतर में यही भावनाएं एक जो परिपक्व, जब बच्चा परिपक्व होता है तो फिर उनके मन में गहरे से बैठ जाती हैं। इस प्रकार से जातिगत संस्था में अभिभावकों का भेदभाव दृष्टिकोण भी जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से छठवां पूरा होता है। अब सातवां देखते हैं, वो है शिक्षकों का जातिगत दृष्टिकोण। सातवां, शिक्षकों का जातिगत दृष्टिकोण। शिक्षकों का जातिगत दृष्टिकोण, इसको समझ लेते हैं। हालांकि शिक्षक का नजरिया व्यापक होना चाहिए, शिक्षक की सोच व्यापक होनी चाहिए, शिक्षक संपूर्ण समाज का नेता होता है, इसलिए वो उसका जो स्थान होता है वो भगवान से भी कहीं ज़्यादा, ईश्वर से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। लेकिन फिर भी आज के भारतीय मानस में तमाम शिक्षक ऐसे होते हैं जो जातीयता को महत्व देते हैं, अर्थात जातीयता का पक्ष पोषण करते हैं। जैसे क्लास के अंदर अपनी जातियों के बच्चों को महत्व देना, उनकी रुचि के अनुसार उनको शिक्षण देना, उनके कार्यों की प्रशंसा करना, जबकि जो बच्चे अनुसूचित जाति के होते हैं, अनुसूचित जनजातियों के होते हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण स्थिति रखना, उनको उनके कार्यों पर प्रशंसा न करना और उनको बात पर उनको हतोत्साहित करना, इस प्रकार की स्ट्रेटजीज विरोचनाएं तमाम शिक्षकों के द्वारा देखने को मिलती हैं, जो निश्चित रूप से जातीयता के जो जातिवाद है उसको बढ़ावा देती हैं। तो आगे देखते हैं, अगला है, आठवां है
वो है अधिकारियों का जातिगत दृष्टिकोण। 8वां, अधिकारियों का जातिगत दृष्टिकोण। इसको समझते हैं। भारतीय प्रशासन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो सरकारी अमले में शामिल रहते हैं। उनका नजरिया भी जातियों से ऊपर नहीं उठ पाता, अर्थात वो अपनी जातियों को संरक्षण देते हैं, उनको महत्व देते हैं, जिसकी वजह से समाज के और लोग स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं। उसकी वजह से भी जातीय भेदभाव को बढ़ावा प्रदान होता है या बढ़ावा मिलता है। अतः जाति इन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं प्रशासन में, जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कोई पुलिस वाला है, कोई पुलिस वाला व्यक्ति अपने जो जातियाँ होती हैं उस जाति के अपराधियों का बचाव करता है, दूसरे जाति के जो लोग होते हैं उनको जबरदस्ती फंसाता, उनके स्थान पर फंसाता है, उनको बचाने के बजाय उनको फंसाता है। इस प्रकार की जो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, इस प्रकार के उपाय देखने को मिलते हैं, वो निश्चित रूप से जातिगत भेदभाव को उत्पन्न करते हैं और जातीयता को बढ़ावा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो होता है नेताओं का जातिगत दृष्टिकोण। 9वां, नेताओं का जातिगत दृष्टिकोण। इसको समझ लेते हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर जातीयता ने, मैंने जैसे कि प्रारंभ बताया था, जातीयता ने अपने पैर बहुत ही मजबूती से फैला रखे हैं, अर्थात जातीयता भारतीय राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है, एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। उसने भारतीय राजनीति को बहुत गहरे से प्रभावित कर रखा है, क्योंकि जब व्यक्ति को चुनाव के अंदर कोई भी राजनीतिक दल होता है, अपने दल का किसी भी पद के लिए, किसी भी जब चुनाव होता है तो उस पद के लिए, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे किसी वार्ड का सदस्य हो, चाहे नगर पालिका मेंबर हो, चाहे महापौर हो, किसी भी पद की बात कर रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति उसको टिकट देता है तो ये देखता है कि उस क्षेत्र के अंदर किस जाति के व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और इसी के आधार पर उस पार्टी द्वारा बाकी प्रत्याशी की सीट निश्चित की जाती है। इस प्रकार से जब वो व्यक्ति जीत कर आता है तो जिस समुदाय से या जिस जाति से वह है या जिस जाति का वो व्यक्ति है, उस जाति के व्यक्तियों का पक्ष पहले सुनता है, उनको सबसे पहले सुविधाएं देता है। जो भी क्षेत्र के अंतर्गत विकास के कार्य होते हैं उन जातियों के व्यक्तियों के ज़्यादा किए जाते हैं, जबकि अन्य व्यक्तियों को की उपेक्षा की जाती है, अर्थात जिन जातियों के वोट उसको नहीं मिलते हैं उनकी उपेक्षा नेताओं के द्वारा देखने को मिलती है। इस प्रकार से नेताओं के द्वारा भी क्या किया जाता है, जातीयता की जहर को घोला जाता है, जातीयता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार से ये तमाम फैक्टर थे जो जातिवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जातिवाद के जो दुष्परिणाम थे उनको जाना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां पढ़ेंगे हम लोग जातिवाद को रोकने के उपाय। जातिवाद को रोकने के उपाय। जातिवाद को रोकने के उपाय। रोकने के
उपाय इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक एक करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यदि आपको समझ में ना आए, ना आता हो, ना किसी प्रकार से एक बार समझ में नहीं आए, तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा देख लें। तो इस प्रकार से कुछ उपाय हैं, बड़े महत्वपूर्ण उपाय हैं, उनको देखते हैं किस प्रकार से जातिवादी व्यवस्था को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जो भी शिक्षक हैं, शिक्षकों को अपने जो स्टूडेंट हैं उनके जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में हैं, प्राइमरी एजुकेशन में हैं या अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उसी अवस्था में, उसी काल में उनके जो दिमाग में उन पर ये बात बिठा देनी है कि जातिवाद देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए एक मीठा जहर है, एक स्लो पॉइजन है। इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। अतः किसी भी स्थिति में उसको जातिवाद का पक्षपोषण नहीं करना है, जातिवाद पर उसे ध्यान नहीं देना है। सभी व्यक्तियों को प्रेम, स्नेह, सौहार्द और सहयोग की भावना के साथ समाज के अंदर अपना सहस्तित्व रखते हुए रहना है और किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं मानना है। सभी इस देश की आत्मा है, सभी मानवीय संरचना का ईश्वरीय अंश है। अतः किसी भी स्थिति में हमें जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना है। नंबर 2 की बात करेंगे तो नंबर 2 पर हम देखते हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात को ध्यान में रखना है कि वो लोक सेवक हैं, वो जनता की भलाई के लिए ही जन्मे हैं, इसीलिए उनका जन्म हुआ है। उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है, ना ही किसी जाति को, किसी विशेष जाति को बढ़ावा देना है। सभी जातियां सभी तरह से समान हैं, अर्थात किसी भी जाति का किसी भी व्यक्ति के साथ को किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। जब इस प्रकार की भावनाएं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा उत्पन्न हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो जाति भेदभाव है वह भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो है माता पिता के स्तर पर, परिवार के स्तर पर भी जो माता पिता ये कहते देखे जाते हैं कि फला जाति के व्यक्ति के साथ, अपने पुत्र से कहते हैं कि फला व्यक्ति के जाति बच्चे के साथ आपको मित्रता नहीं करनी है, इस प्रकार के विचारों को उनको त्यागना होगा। और निश्चित रूप से उनके मन में, जो छात्र हैं उनके मन में ये भावना भरनी होगी कि सभी मनुष्य, सभी बच्चे ईश्वर का रूप हैं और बच्चे तो वैसे ही सबसे मासूम होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो भावना होती है, दुर्भावना नहीं होती है। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को, किसी भी बच्चे को मित्र बना सकते हैं और किसी भी बच्चे के साथ वो प्रेम, स्नेह, सहयोग, सौहार्द पूर्ण वातावरण के साथ वो अपने कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार से जब प्रारंभिक काल में माता पिता द्वारा, अभिभावकों द्वारा, प्रतिपालकों द्वारा, संरक्षकों द्वारा इस प्रकार की भावनाएं अपने बच्चों को मन में भरी जाएगी तो जातिवाद की जो व्यवस्था है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वो है समाज में भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जो भी उच्च जाति के व्यक्ति हैं, उन उच्च जाति के व्यक्तियों को ये महसूस कराया जाए तो जिन निम्न जाति के व्यक्ति होते हैं वो उनके सेवक हैं, अर्थात जो भी SC ST के व्यक्ति हैं वो उनके सेवक हैं। और भगवान भी अपने दास की उपेक्षा नहीं करता, भगवान भी अपने दास का क्या करता है, जो भी उसका सेवक होता है उसकी सदैव रक्षा करता है, सदैव ही उसके सम्मान का ध्यान रखता है, सदैव ही उसके आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से जो भी निम्न जाति के लोग हैं, उच्च जाति में उनका सम्मान आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस प्रकार की भावना पैदा होगी तो जाति भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा या जातिवाद की व्यवस्था स्वतः मिट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वो है समाज में जो आरक्षण व्यवस्था चली आ रही है उसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने धैर्य से किसी भी पद को प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी बच्चे हैं श्रेष्ठता क्रम में उनको नौकरी दी जाए, उनका चयन किया जाए। किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को आरक्षण विशेष के दम पर योग्य पद न दिए जाएं, जो सम्मानित पद हैं न दिए जाएं। यदि ऐसा किया गया तो व्यवस्था निश्चित रूप से बढ़ जाएगी।
जो कार्य दक्षताएं एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कार्य में दिखाता है वो निश्चित रूप से उसमें अवनति आएगी, उसमें पतन होगा और एक व्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा, राज्यों द्वारा, राजनेताओं द्वारा आरक्षण व्यवस्था को तत्काल रूप से समाप्त किया जाए और नई व्यक्ति को वो पद दिए जाएं जो उसके काबिल हों, जो उसके लिए सक्षम हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेताओं के द्वारा भी क्या किया जाए। जो भी नेता हैं उनके द्वारा भी अपने वोट बैंक की राजनीति बंद की जानी चाहिए, खासतौर से वह राजनीति जो जातिवाद पर आधारित होती है। जाति उनको समझना चाहिए कि जातिवाद एक कैंसर है, कैंसर जैसी लाजाइज बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को निश्चित रूप से चाट जाती है, खत्म कर जाती है। वैसे ही यदि जातीयता को बढ़ावा देकर राजनीति की जाएगी तो देश इससे समाप्त हो जाएगा। जो भी व्यापक सोच होती है, जन कल्याण होता है, जन कल्याण की भावनाएं होती हैं, वो अपने आप मटिया मिट हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ उपाय मैंने बताए जो हिंसा के मोर्चों में जातिवाद को रोकने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इस प्रकार से इस स्टेटमेंट में बस इतना ही। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं उसको वहाँ पर समाधान दूंगा। धन्यवाद।